Demonstrative Geometry, चैप्टर नंबर 10, थ्योरम नंबर 3। आज के इस लेसन में हम थ्योरम 3, 4 और 5 को डिस्क्राइब करेंगे या इन थ्योरम्स को वेरीफाई करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर का नाम डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है और इस चैप्टर में मैक्सिमम जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो थ्योरम्स पर बेस्ड है। फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स तो हम कर चुके हैं, लिहाजा इस वीडियो में मैंने आपसे कहा कि मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थ्योरम करवाऊंगा। ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं। आपका जो फाइनल पेपर है, जो बोर्ड का पेपर है, उसमें एक पोर्शन जो है उसमें थ्योरम्स आते हैं। तो लिहाजा इन थ्योरम्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये बहुत आसान भी है अगर आपको इनके पॉइंट्स समझ आ जाए। अक्सर स्टूडेंट्स थ्योरम से भागते हैं और वो ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि बस थ्योरम्स को रट्टे से याद करना है। ऐसा नहीं है। जिस तरह बाकी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करते हैं, इसी तरह थ्योरम्स को वेरीफाई करने के लिए भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक बार अगर आप थ्योरम्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को समझ लें तो किसी भी थ्योरम को वेरीफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स और रीजंस को एज इट इज़ कॉपी किया है जिस तरह बुक्स में मौजूद है। लेकिन अगर आप इससे हट कर भी करना चाहे थ्योरम को वेरीफाई तो आप कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपको थ्योरम के वेरीफाई करने का स्ट्रक्चर आता हो, जिसमें डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं उन्हें समझना और डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स हैं, मैथमेटिकल एग्रीमेंट्स, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन थ्योरम्स में भी उन्हीं एग्रीमेंट्स और उन्हीं पोस्टुलेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें वेरीफाई करेंगे। थ्योरम के स्टेटमेंट को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरम के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले वर्ड कॉन्ग्रुएंट को समझ लें। यहाँ वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसा, यानी आसान अल्फाज में बराबर, इक्वल। स्टेटमेंट ये कह रही है थ्योरम की कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो स्ट्रेट लाइन है और दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है सी डी, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही है। आगे थ्योरम ये कह रहे हैं कि देन द अपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये वर्टिकल एंगल्स, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल्स, ये सारे हम चैप्टर नंबर 7 या 8 में, 7 में आई थिंक मुझे, या 8 में हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। अब मैं ज़रा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है क्या। वर्ड वर्टिकल का मतलब है, वर्टिकल अपोजिट का मतलब है आमने सामने, बिल्कुल मुखालिफ। जैसे आपके सामने अगर कोई खड़ा है, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप दोनों वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। इस हिसाब से अगर मैं पहले इस एंगल को देखूँ, एंगल ए ओ सी, ये एक वर्टेक्स बन रहा है ना यहाँ पर, ये पहली रे है और ये दूसरी रे, ये दोनों रेज इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट ओ को वर्टेक्स कहेंगे। पहला एंगल बन रहा है ए ओ सी। यहाँ ओ को इसलिए दरमियान में रख रहा हूँ मैं, ए ओ सी, क्योंकि एंगल वर्टेक्स ओ पे बन रहा है, ठीक है ना। आमतौर पर जिस तरह हम नाम देते हैं ना एंगल को, तो दरमियान में उस अल्फ़ाबेट को रखते हैं जो किसी वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का होता है। जैसे ए ओ सी, यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते ओ सी ए, नहीं, फिर कंसीडर होगा एंगल सी, जबकि यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये जो ऊपर और नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के आमने सामने। और फिर इसी तरह एंगल ए ओ डी और बी ओ सी या सी ओ बी, ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, लेफ्ट और राइट पर है, आमने सामने। तो थ्योरम ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइनें, सीधी लाइनें, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके सामने वाले अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एंगल ए ओ सी जो है वो 75 डिग्री है या 80 डिग्री है, तो एंगल बी ओ डी भी 80 डिग्री होगा। आपको याद होगा उस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वहाँ तो हम ये कहते थे ना कि हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। आज उसकी वेरिफिकेशन हो रही है कि हाँ, ये वाकई में इक्वल होते हैं। थ्योरम्स इसी का तो नाम है और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री यही तो है कि आप डिफरेंट पोस्टुलेट्स और लॉजिक्स की बुनियाद पर ये साबित करें जो थ्योरम के स्टेटमेंट में मौजूद है, जैसे कि ये दोनों एंगल्स टॉप और बॉटम का, लेफ्ट और राइट का आपस में इक्वल है, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
एक्सप्लेनेशन के बाद आते हैं इसकी वेरिफिकेशन पे। आपको पता है कि थ्योरम का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन। ये जो रेड मैंने लिखा है आप इसे ब्लैक से लिखेंगे, आपको पता है, और फिर बाकी जो कैलकुलेशन होती है वो ब्लू से करनी होती है। गिवन ये है कि लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है। अब इसको देखिए, मेजर एंगल ए ओ डी, कौन सी बात हो रही है, लेफ्ट एंगल की, ए ओ डी, एंड मेजर एंगल बी ओ सी, राइट एंगल की बात हो रही है, राइट साइड पे, बी ओ सी। मेजर एंगल ए ओ सी, टॉप के एंगल की बात हो रही है, ए ओ सी, एंड मेजर एंगल बी ओ डी, बॉटम के एंगल की बात हो रही है, बी ओ डी, आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये आपस में इक्वल भी होंगे, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम का, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता टॉप और लेफ्ट आपस में इक्वल हो, नहीं, वर्टिकली अपोजिट, ऊपर वाला नीचे वाला, दाएं और बाएं साइड, लेफ्ट और राइट वाला। साबित क्या करना है, अपने प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी। ये देखें, ए ओ डी लेफ्ट एंगल, बी ओ सी राइट एंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी। ए ओ सी टॉप वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है बी ओ डी बॉटम वाले एंगल के। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे है एक जैसा। अच्छा, अब आते हैं प्रूफ पर। अगला स्ट्रक्चर स्टेट थ्योरम का ये होता है, आपने अगला लिखना होता है प्रूफ। इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जो 2 कॉलम्स पर बेस्ड होगा। पहले कॉलम में आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स जो आप बात कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में उस बात को एक रीज़न प्रोवाइड करेंगे, आप किस वजह से आप ये बात कर रहे हैं, किस बेस पे ये बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, किस सबूत पे ये बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फिगर मैंने दोबारा यहाँ पे रख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि मैं माउस को बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करूँ और स्टेटमेंट एक ही उसमें आपके सामने ही रहे। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिगर को, फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर नीचे वाले पोर्शन को वेरीफाई करते हैं। फिगर भी नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर और स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फिगर को ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, स्टेटमेंट में पहला मैंने रीज़न लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मेजर एंगल ए ओ सी एंड मेजर एंगल बी ओ सी आर इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर को देखें, ए ओ सी ये जो ऊपर वाली एंगल है, मेजर एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, मेजर एंगल बी ओ सी। क्या ये दोनों एंगल्स इस सीधी लाइन ए बी पे बन रहे हैं या नहीं? आप इस लाइन ए बी को गौर से देखें, इस पे 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? नीचे वाले साइड को भूल जाएं आप, मैं यहाँ से रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। पहली एंगल लाइन सेगमेंट ए बी पे बन रही है ए ओ सी, ये ए ओ सी। दूसरा एंगल इस लाइन पे बन रहा है बी ओ सी या सी ओ बी, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन है सीधी लाइन ए बी, इस पर 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ सी। हमने यही पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर 7 में, जहाँ पर हम ये वेरीफाई कर रहे थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स जो है वो चाहे 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, 10 हो, 50 एंगल्स भी हो, वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसी भी सीधी लाइन पर अगर आप 10 एंगल्स भी ड्रॉ करें तो इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ इस सीधी लाइन ए बी पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, पहला बन रहा है ए ओ सी, दूसरा बन रहा है बी ओ सी, ठीक। ये लेफ्ट और राइट पर, ये जो ओ सी लाइन है इसके लेफ्ट और राइट, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये 180 होंगे। और आप अगर आप प्रोटेक्टर यानी डी स्केल के बेस लाइन को देखें तो वो शुरू होती है 0 से और जाके ख़त्म होती है 180 पे, जिसका मतलब है कि सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी पर बनने वाले 2 एंगल्स यानी ए ओ सी एंड बी ओ सी दे आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इनका सम 180 के इक्वल होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इस स्टेटमेंट के लिए मैंने सबूत ये दिया है, रीज़न ये दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट, यानी ये भी एक एग्रीमेंट है मैथमेटिक्स में। पोस्टुलेट का मतलब एग्रीमेंट, जिसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि किसी भी सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं एक और यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, एंगल बी ओ डी। मैं ये रेड लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। कहाँ है बी ओ डी? ये रहा एंगल बी ओ डी। और एंगल बी ओ सी, कहाँ है एंगल बी ओ सी? एंगल बी ओ सी,
ये दो एंगल्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर बन रहे हैं। पहले हमने लाइन सेगमेंट ली ए बी, अब हम लेते हैं सी डी। अब आप इस नीचे ओ ए को भूल जाइए, अब आप सिर्फ ये लाइन सेगमेंट सी डी को देखें और इस पर बनी लाइन ओ बी को आप देख लें। क्या लाइन सेगमेंट सी डी पर दो एंगल्स बन रहे हैं या नहीं? इस लाइन ओ बी के लेफ्ट और राइट पे ये देखिए, पहला बन रहा है सी ओ बी और दूसरा बन रहा है डी ओ बी या बी ओ डी। तो लाइन सेगमेंट सी डी पर दो एंगल्स बन रहे हैं और मैंने आपको शुरू में कहा लाइन सेगमेंट सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन पर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होगा? अगेन 180 डिग्री। तो इसी तरह मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी है, मेजर एंगल बी ओ डी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी, ये दोनों इस लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर बन रहे हैं, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। रीजन वही रहेगी, क्योंकि ये सीधी लाइन पे बन रहे हैं तो ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स पास्टुलेट। इस पास्टुलेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और अगर ये लाइन ओ बी इस साइड सी डी को या इस लाइन सी डी को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे फिर तो बहुत वाज़ेह है, ये भी 90 और ये भी 90 और 90 180। बहरहाल ये दोनों 180 के इक्वल हैं। अच्छा, अब आप इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें, क्या दोनों इक्वेशंस के राइट साइड इक्वल है या नहीं? दोनों 180 के इक्वल है या नहीं? तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, मेजर एंगल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, मैंने लिखा मेजर एंगल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड लिया और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट साइड लिया, मेजर एंगल बी ओ डी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? यानी इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल होंगे, बिकॉज इनके राइट साइड्स आपस में इक्वल है। तो याद रखें, जब भी दो इक्वेशंस के राइट साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो आप उन इक्वेशंस के लेफ्ट साइड्स को आपस में इक्वल ले सकते हैं, बिकॉज इनके राइट साइड्स इक्वल है। ठीक है ना। तो ये मैंने इनको कंबाइन किया 1 और 2 को, और रीज़न क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट साइड्स को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया, एक को लेफ्ट साइड पे लिया और दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिया, एक और इक्वेशन बन गई, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड्स आपस में इक्वल है। अब आगे देखें, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर मौजूद है मेजर एंगल बी ओ सी और राइट साइड पे भी मौजूद है मेजर एंगल बी ओ सी। तो जिस तरह हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में करते हैं, अगर मैं इस मेजर एंगल बी ओ सी को यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस मेजर एंगल बी ओ सी, और प्लस मेजर एंगल बी ओ सी और माइनस मेजर एंगल बी ओ सी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। एक दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से मेजर एंगल बी ओ सी चूंकि दोनों में सेम आ रहा है इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड्स में, तो इसको करते एलिमिनेट। तो मेजर एंगल बी ओ सी का अपोजिट क्या होगा? माइनस मेजर एंगल बी ओ सी। और इसी तरह यहाँ पर भी आप माइनस मेजर एंगल बी ओ सी ऐड करेंगे ताकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाए। या फिर जो पहला मैंने तरीका बताया कि ये मेजर एंगल बी ओ सी यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस होगा, और राइट साइड पर पहले से ही मौजूद मेजर एंगल बी ओ सी चूँकि प्लस है तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास क्या रह जाएगा? मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ओ डी। ये बी ओ सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन में आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल बी ओ सी फ्रॉम बोथ साइड्स। यानी लेफ्ट साइड पर भी आपने लिखा मेजर एंगल बी ओ सी माइनस, और राइट साइड पे भी आप लिखेंगे माइनस मेजर एंगल बी ओ सी, ताकि ये दोनों साइड्स पर प्लस और माइनस बी ओ सी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जब ये कैंसल आउट होंगे तो आपके पास डेफिनेटली रह जाएगा मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ओ डी। और रीजन आप क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल बी ओ सी फ्रॉम बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से दोबारा फिगर को देखें, क्या ये दोनों एंगल्स आपस में मैथमेटिकली इक्वल हो गए या नहीं? बिल्कुल हो गए इक्वेशन के फॉर्म में। तो इससे ये साबित हुआ कि ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हमने साबित कर दिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए, रीजंस और लॉजिक्स के जरिए, पोस्टुलेट्स के जरिए। अब इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं। एक तो हमने वर्टिकल पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को साबित कर दिया, ए ओ सी और बी ओ डी को साबित कर दिया। अब साबित करते हैं ए ओ डी और बी ओ सी को, लेफ्ट और राइट को। मेथड यही सेम रहेगा। अब मैं इस फिगर को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, दोबारा अपने इस फिगर को देखना है, बल्कि चले मैं यही सामने रख देता हूँ। सिमिलरली मेजर एंगल ए ओ डी, कहाँ है ए ओ डी? ये लेफ्ट वाला ए ओ डी, प्लस मेजर एंगल बी ओ डी, कहाँ है बी ओ डी? ये रहा ए ओ डी और ये रहा बी ओ डी।
यानी इस बार आपने फिर लाइन सेगमेंट ए बी को देखना है, और ये जो लाइन ओ सी है इसको आप भूल जाइए। लाइन ए बी पर एक लाइन दूसरी है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ओ डी। क्या ये लाइन ओ डी लाइन ए बी पर दो एंगल्स ड्रॉ कर रही है या नहीं? लेफ्ट और राइट पे बिल्कुल ड्रॉ कर रही है। हमने यहाँ टारगेट किया है लाइन ए बी को, इस पर एक लाइन ओ डी है जो दो एंगल्स ड्रॉ कर रही है इस लाइन ए बी के ऊपर, लेफ्ट और राइट। अगर लाइन ए बी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये जो दो एंगल्स लेफ्ट और राइट पे मौजूद हैं क्या ये 180 के इक्वल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, बिकॉज लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है और ये जो दो एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फिर से देखें, ए ओ डी, ए बी पर पहला एंगल बन रहा है ए ओ डी, इसी ए बी पर दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? बी ओ डी या डी ओ बी। ये दोनों एंगल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये और ये लेफ्ट और राइट, ये 180 के इक्वल होंगे बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 3। ऊपर 1 और 2, अब 3। और इसमें रीजन में आप क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा था, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन के सामने, यानी मेजर एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, ये रहा। इसको मैं फिगर को दोबारा यहाँ रख देता हूँ, ये ए ओ डी और बी ओ डी, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह अब आप दोबारा लाइन सेगमेंट सी डी को देखें, इस पे भी दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? मेजर एंगल बी ओ सी, कहाँ है बी ओ सी? ये रहा बी ओ सी, और दूसरा बी ओ डी। अब आप लाइन लेंगे सी डी को और इस ओ ए के लाइन को यहाँ से भूल जाइए। मैं एंगल्स ड्रॉ कर देता हूँ। दो एंगल्स यहाँ पर सी डी के ऊपर बना रहा है लाइन सेगमेंट ओ बी। कौन कौन से? पहला ये जिसको आप पढ़ेंगे बी ओ सी, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? ये जिसको आप पढ़ेंगे बी ओ डी। क्या ये दोनों रेड जो लाइनें मैंने ड्रॉ की है, एंगल्स ड्रॉ किए हैं, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं? लाइन सेगमेंट सी डी बिल्कुल सीधी लाइन है, तो इस पर बनने वाले दो एंगल्स बी ओ सी और बी ओ डी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, इनका सम 180 के इक्वल होगा। मैंने यही लिखा है और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। स्टेटमेंट सेम रहेगी, आप दोबारा यही स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम है, ठीक है ना। मैं ये रेड लाइंस को यहाँ से हटा देता हूँ। अब जिस तरह वहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया था, यहाँ इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 का राइट साइड और इक्वेशन 4 का राइट साइड दोनों आपस में इक्वल है, 180 है या नहीं। तो इनके लेफ्ट साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लेते हैं। राइट साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं पहले इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड लिखता हूँ ए ओ डी प्लस बी ओ डी, और राइट साइड पे इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड लिखता हूँ बी ओ सी प्लस बी ओ डी। यहाँ भी आपको एक एंगल एक जैसे नजर आएगा, बी ओ डी दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे मेजर एंगल बी ओ डी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो प्लस और माइनस बी ओ डी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, या ये मेजर एंगल बी ओ डी यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस होके इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। बहरहाल आपके पास रह जाएगा मेजर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ओ सी। बी ओ डी तो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएंगे। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल बी ओ सी फ्रॉम बोथ साइड्स, अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल बी ओ डी फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पर आपने बी ओ डी एलिमिनेट कर दिया। ये देखें वही स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जहाँ हमने इन दोनों को कंपेयर किया 3 और 4 को, फिर सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल बी ओ डी फ्रॉम बोथ साइड्स। आपके पास ये रह जाएगा। क्या ये साबित हो चुका है यहाँ से या नहीं कि मेजर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू मेजर एंगल पी ओ सी, दोनों आपस में इक्वल है। और ऊपर हमने ए ओ सी और बी ओ डी को इक्वल प्रूफ किया था। टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट साबित कर दिया। आखिर में आप लिखेंगे, मैं यहाँ फिगर्स को हटा देता हूँ, हिंस measure angle AOC is congruent to measure angle BOD and measure angle AOD is congruent to measure angle BOC। ये देखें AOC is congruent to BOD and AOD is congruent to BOC। ये थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं अगले थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट है इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट
to the corresponding sides and included angle of the other, the two triangles are congruent. स्टेटमेंट को पहले समझ ले थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कॉरस्पॉन्डेंस। वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये है यानी एक दूसरे के दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मुतशाबिहत रखती है, एक जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। इनमें मुतशाबिहत है, इनमें सिमिलैरिटी नज़र आएगी आपको इन दो ट्राइंगल्स में। कैसे? देखिए, पहला ट्राइंगल है DCE या ECD, जैसा आप इसको पढ़ना चाहें। दूसरा ट्राइंगल है ABC या BCA। अब इसमें मुमासलत क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? ये जो आप कट देख रहे हैं लाइन सेगमेंट CD पर एक छोटा सा सिंगल कट लगा हुआ है और CB पर भी एक छोटी सी बार लगी हुई है, जबकि EC पे डबल बार है और AC पे भी डबल बार। इसका मतलब है कि साइड CD और दूसरे ट्राइंगल का साइड CB, इनकी लेंथ एक जैसी है। इसी तरह ऊपर वाले ट्राइंगल के साइड EC और नीचे वाले ट्राइंगल के साइड AC, इनकी लेंथ्स एक जैसी है। अगर आप गौर करें, ये जो एंगल बना हुआ है, ठीक है ना, DCE यानी एंगल C ऊपर वाले ट्राइंगल का और ACB यानी एंगल C नीचे वाले ट्राइंगल, इस पर भी छोटे से कट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड CE एंड साइड AC दे आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स दे आर इक्वल। साइड CD एंड साइड BC आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स दे आर इक्वल। Also, angle C of triangle BCE and angle C of triangle ACB are also congruent. यहाँ तीन चीज़ें आपको एक जैसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डेंस, एक जैसे यानी मुशाबिहत रखने वाले ट्राइंगल्स। तो अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी कि इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में अगर मुमासिलत है, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स, कौन से साइड्स? EC और DC, ये इक्वल है BC और AC के, ठीक है ना। दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल और एक एंगल, एंगल C ऊपर वाले का और एंगल C नीचे वाले का, of one triangle are congruent to the corresponding sides and included angle of the other. पहले ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। The two triangles are congruent, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? ये जो तीसरी साइड है ना DE और AB, ये भी आपस में इक्वल होंगे और एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंगल E एंगल A के इक्वल होगा। ये होगा टोटल कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल ACB। तो चले जी, इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई इन दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहले आपको पता है गिवन लिखते हैं। हमें ये दिया गया है कि साइड AB, आप यहाँ देखें इस थ्योरम को ताकि मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़े। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। कहाँ है AB? ये देखिए साइड AB, सॉरी आई थिंक ये लिखना चाहिए था मुझे, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CA। मैं ज़रा इसको ठीक करता हूँ। दूसरा हमने ये गिवन है कि EC इज कॉन्ग्रुएंट टू CA। वेयर इज EC? साइड EC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC या CA। अब इसको भी ठीक करते हैं। साइड DC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC या CB, ठीक है ना, CB, ठीक हो गया। ये दो साइड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है ना। साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB और साइड EC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CA, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी तो गिवन है ना कि एक एंगल जो है, एंगल C ऑफ ट्राइंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आप लिखे या ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिख ले बेशक इसमें कि एंगल C ऑफ ट्राइंगल, या आप लिखे एंगल, बल्कि मैं लिख देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। तीसरी जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है, मैं लिख देता हूँ इसमें मेजर एंगल, मैं एंगल सिंबल यहाँ ऐड कर देता हूँ। मेजर एंगल जी कौन सा होगा? DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिंबल मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर
एंगल ABC ना ACB, जो एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए, यानी C अल्फ़ाबेट सेंटर में आना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। साबित क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC। नीचे वाला ट्राइंगल ABC ऊपर वाले ट्राइंगल DEC के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। बड़ा छोटा थ्योरम है, बहुत ही आसान है, और यही इसकी वेरिफिकेशन है जो अब आपने पढ़ी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ फिगर को, ताकि आपको नज़र आ जाए। स्टेटमेंट्स और दूसरे कॉलम में रीजंस। अब मैंने लिखा है इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEC। ये जो आपको डबल हेडेड एरो नज़र आ रहा है ना, इस एरो को मैथ्स में पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। अगर दो ट्राइंगल्स में मुशाबिहत है, ठीक है ना, एक सिमिलैरिटी है, तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEC। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में मुमासलत रखते हैं, तो कौन कौन सी साइड्स या एंगल्स इनके सिमिलर हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB। अब इसकी वो वेरिफिकेशन करते हैं। साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB, ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। पहले कहाँ है CD, ये है साइड CD या DC, जो आप लिखना चाहें। DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB, बिल्कुल, ये तो हमें गिवन है फिगर। मैंने आपको कहा ये छोटे बार नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो रीजन में आप क्या लिखेंगे, गिवन। ये तो थ्योरम में ही गिवन है। थ्योरम को फिर देखें, थ्योरम में कहा गया है कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। तो ये तो स्टेटमेंट में ही गिवन है, लिहाजा रीजन में आप क्या लिखेंगे, ये रीजंस में आप लिखेंगे गिवन। इसी तरह साइड EC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CA। साइड EC कौन सा है, ये EC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CA। डबल आपको बार नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। अब ये भी तो थ्योरम में गिवन है, फिगर में ही गिवन है, तो रीजन में आप लिखेंगे गिवन। अब आ जाते हैं उस एंगल की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स क्या है, ये जो टॉप और बॉटम है। अब आप आ जाए ज़रा पिछले वाले थ्योरम की तरफ, जहाँ आपने ये प्रूफ किया कि अगर एंगल AOC और एंगल BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बिकॉज ये टॉप और बॉटम पर है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये जो तीसरा पॉइंट है, इससे रिलेटेड आप अभी एक थ्योरम ही सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए तो आपस में इक्वल है। अभी हमने साबित किया ना कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये एक कानून बन गया, ये एक पोस्टुलेट बन गया मैथमेटिक्स में। अब इसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने तीसरा पॉइंट यही दिया है, मेजर एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ECD। ये जो ऊपर मैंने लिखा है वही स्टेटमेंट है। देखिए ACD कौन सा है, ACD पहले ट्राइंगल का, और दूसरा कौन सा है, ECD या DCE, ठीक है ना। मैं इसको ECD कर देता हूँ, जो ऊपर मैंने DCE लिखा हुआ है, ताकि आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ जाए, ECD, ठीक है ना। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ECD लिखा और बाद में ACB, आप पहले ACB लिखे फिर ECD लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्यों हमने ऐसा कहा कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रीजंस क्या लिखेंगे, एक तो ये लिख सकते हैं कि गिवन, लेकिन उससे बेहतर ये कि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गिवन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप छोटा सा बार देख रहे हैं ना, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एक्चुअली ये उस पहले थ्योरम जो अभी आपने पढ़ा, थ्योरम नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट को भी ये कॉपी कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये दो सीधी लाइनें हैं, लाइन EA और DB, क्या ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इन पर बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हमने ये थ्योरम प्रूफ किया है, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, लिहाजा मैं इसको यहाँ गिवन से हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पोस्टुलेट है, इसलिए मैं इसको गिवन में नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सिर्फ मैंने लिखा प्रूफ में, गिवन में ये दो साइड्स और तीसरी साइड तो एक पोस्टुलेट है, एक एग्रीमेंट है, लिहाजा मैं इसको यहाँ गिवन से हटा देता हूँ, और आपकी बुक में भी ये गिवन में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर हम गिवन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। साथ में आप पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं या ना लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगला स्टेप ये है, याद रखिए किसी भी दो ट्राइंगल्स में, या आगे भी आपके बहुत आएगा, ग्रेड 9 में भी और 10th में भी, किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर 3 पॉइंट्स इक्वल हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए,
यानी दो साइड्स एक एंगल, या दो एंगल्स एक साइड, ठीक है ना, क्या दो साइड्स एक एंगल जैसे इस केस में, या दो एंगल्स एक साइड अगर आपस में इक्वल हुए तो मजीद वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में एक पोस्टुलेट है जिसे हम पढ़ते हैं S.A.S, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। क्या मतलब हुआ, अगर आप इस चीज को साबित करने में कामयाब हो जाए कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मजीद वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी इसके जो रिमेनिंग साइड्स हैं जैसे साइड DE और AB, ये भी डेफिनेटली 100% इक्वल होगा। एंगल D और एंगल B ये भी 100% इक्वल होंगे। एंगल E और एंगल AB आपस में 100% इक्वल होंगे। ऑल्दो आपने इसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत, इस पोस्टुलेट के तहत ये भी इक्वल होंगे। और ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये वेरीफाइड की जा चुकी हुई बातें हैं, ठीक है ना। सो हिंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC। तीन चीजें आप साबित करने में कामयाब हो गए, दो साइड्स और एक एंगल। पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, एग्रीमेंट कौन सी होगी मैथ्स की, साइड एंगल साइड। एक और भी पोस्टुलेट है इससे रिलेटेड, A.S.A, एंगल साइड एंगल। और एक और भी पोस्टुलेट है इसमें S.S, साइड साइड साइड। ये तीन पोस्टुलेट्स है जिसमें पहला पोस्टुलेट आपने यहां पर अप्लाई कर दिया, साइड एंगल साइड। देखिए ये भी वेरीफाई हो चुके हैं, ये भी एक थ्योरम है कि कैसे अगर किसी दो ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये अभी आपके सामने वेरीफाई कर दी, ठीक। तो थ्योरम बड़ा सिंपल था, मैं इस फिगर को यहां से हटा देता हूं, ये फिगर और ये इसकी वेरिफिकेशन। आगे चलते थ्योरम 5 की तरफ। इफ टू साइड्स ऑफ, ये थ्योरम 4 से मैच कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में, मैं जरा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब सही हो गया। ये किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स पे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जरा इस ट्राइंगल का मुशाहिदा कीजिए। ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ABC, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको साइड AB और साइड AC पे दो बार नजर आ रहे हैं, इसका भी मैंने आपको मतलब समझा है, याद रखिए इसको जहन में, ये आगे भी आएंगे। इनका मतलब है कि साइड AB और साइड AC कॉन्ग्रुएंट है, मींस आपस में इक्वल है। जितनी लेंथ साइड AB की है वही लेंथ साइड AC की है। अगर साइड AB 5 सेंटीमीटर है तो साइड AC भी 5 सेंटीमीटर होगी। BC की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई ऐसा साइन नहीं बना हुआ, सिर्फ इन दो साइड्स पे बना हुआ। आगे ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा, साइड AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और साइड AB का अपोजिट एंगल एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे अगर साइड AC और साइड AB आपस में इक्वल है। ये थ्योरम है, इसको अभी साबित करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में ये है कि हमारे पास इन ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। साबित क्या करना है, इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये साबित करना है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी हमें। आपने देखा कि जो इससे पहले जो दो थ्योरम्स किए हमने, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इस चीज़ को साबित करने के लिए यहाँ मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो क्या, ड्रॉ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट्स BC एट पॉइंट D। ये जो एंगल A है ना, इसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। बिल्कुल आपने इससे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल इस वर्टेक्स A को पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। यानी अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 लेफ्ट और 30 राइट पे, ठीक है ना। यहाँ 100% एक्यूरेटली इसको बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स वर्टेक्स A। यहाँ से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन। रेगुलर और डॉटेड लाइन में फ़र्क यह है इन फिगर्स में, रेगुलर लाइन गिवन होती है, डॉटेड लाइन आपका कंस्ट्रक्शन होता है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क करने के लिए आपको डॉटेड लाइन से काम करना पड़ेगा ताकि नज़र आए कि ये आपका कंस्ट्रक्शन है। आपने क्या किया, आपने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, एक सीधी लाइन ड्रॉप की आपने साइड BC पर, जाहिर है यहाँ से सीधी लाइन BC पर ही आएगी, ठीक है ना। और जहाँ पर ये लाइन इस BC को इंटरसेक्ट कर रही है उसको आपने नाम दिया पॉइंट D। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर AD
आपने साइड एक लाइन ड्रॉ की ए डी जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, विच इंटरसेक्ट्स, जो लाइन सेगमेंट बी सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ पे मीट कर रही है। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्रूफ पे। मैं इस फिगर को कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको थोड़ा साइड में भी छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए इस पे। मैंने फिर लिखा है स्टेटमेंट में, पहली स्टेटमेंट मैंने ये दी है, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। जैसे ही आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तो आप गौर से देखें, क्या यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बने या नहीं? बिल्कुल। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा? ए बी डी, ये पहला ट्राइंगल बन गया आपका, ठीक है ना। और दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा? ए सी डी, ये दूसरा ट्राइंगल ए सी और ये डी, ये दूसरा ट्राइंगल आपका बन गया। यानी इस लाइन सेगमेंट ए डी के लेफ्ट और राइट पे दो ट्राइंगल्स बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है, तो मैं आपको थ्योरम से पहले ही बता देता हूँ। दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, पहला है ए बी डी, दूसरा है ए सी डी। पहला तो ये होगा कि साइड ए बी और साइड ए सी इन दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है, ठीक हो गया। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो साइड ए डी है, क्या ये साइड ए डी इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है या नहीं? यानी इसकी लेंथ इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक जैसी है या नहीं? यानी अगर इस साइड ए डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए साइड ए डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी या नहीं? ये दूसरी चीज़ साबित हो गई। तीसरी जो चीज़ हमने यहाँ पर साबित करनी है वो ये है कि आप गौर से देखें, क्या ये जो हमने कहा कि हमने एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है जो वर्टेक्स ए को बाइसेक्ट कर रही है, वर्टेक्स ए पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है अगर ये 60 डिग्री है तो क्या 30 और 30 डिग्री के दो एंगल्स बन रहे हैं या नहीं? यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है या नहीं? 30 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ आपने क्या किया? आपने साबित किया पहले साइड ए बी और साइड ए सी आपस में इक्वल है, दूसरा साइड ए डी ट्राइंगल ए बी डी और साइड ए डी ट्राइंगल ए सी डी दोनों के लिए इक्वल है, ये दो साइड्स। और तीसरा आपने ये साबित किया कि एंगल ए ट्राइंगल ए बी डी का और एंगल ए ट्राइंगल ए सी डी का ये भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है दो साइड्स और एक एंगल आपने साबित कर दिया कि आपस में इक्वल है। अभी ये ऊपर ये पोस्टुलेट आपने अप्लाई किया था, दो साइड्स और एक एंगल। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल है तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? बात ख़त्म, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप 3 पॉइंट साबित करने में कामयाब हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बगैर किसी शक व शुबे के, बगैर मजीद किसी डिटेल्स में जाने के। ये मैथ्स में एक मुआहिदा है। अगर आप दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल को बराबर करने में साबित हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एंगल बी और एंगल सी को आपने साबित किया है नहीं, अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आपने दो साइड्स और एक एंगल को वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल है। और कौन सी चीज़ ऐसी रह गई जो आपने वेरीफाई करनी थी और ना किया? साइड बी डी और साइड डी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। तो ये वो दो ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें हमने वेरीफाई नहीं किया था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हमने वेरीफाई किए, साइड ए बी, साइड ए सी, साइड ए डी, साइड ए डी और एंगल ए, दोनों ट्राइंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही कुछ मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये देखें ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या देंगे? गिवन, ये तो फिगर में गिवन था। अच्छा, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, साइड ए डी इस ट्राइंगल, लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल दोनों के लिए इक्वल होगा। रीज़न क्या देंगे? कॉमन। ऐसी साइड को हम कहते हैं कॉमन साइड, ठीक है ना। ये कॉमन साइड है जो दोनों के लिए एक जैसा है, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, तीसरा, मेजर एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी ए डी। ट्राइंगल ए बी डी का एंगल ए, ट्राइंगल ए सी डी का एंगल ए, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखें बी ए डी, ये रहा बी ए डी, फिर से देखें बी ए और डी, एंगल ए की बात हो रही है लेफ्ट पे, ठीक है ना। और ए सी डी, ए सी डी, फिर से देखें ए सी डी, एंगल ए राइट साइड की बात हो रही। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? अभी मैंने कहा कि हमने जब कंस्ट्रक्शन की तो ये लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए हमने ड्रॉ की थी, मींस इस एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया।
तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। लेकिन रीजन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। ये तभी मुमकिन हुआ ना जब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, एंगल A को आपने बाइसेक्ट किया, किसके थ्रू? कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो अब दो साइड्स, ये देखिए, ये पहली साइड, दूसरी साइड और एक एंगल हो गई साबित। अब आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्यों? SAS पोस्टुलेट, इस एग्रीमेंट, इस मफरूज़े, इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बाकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल B एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं? हर साइड, हर एंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए आप लिखेंगे हिंस एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। यहाँ रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है इस थ्योरम की वेरिफिकेशन, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक नतीजा आपने यहाँ से एक और अखज़ किया, ठीक है ना, कोरोलरी ये होगा कि द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मैंने कहा एक पोस्टुलेट है SAS साइड एंगल साइड, एक पोस्टुलेट है SSS साइड साइड साइड। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल हुए तो उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और यही कोरोलरी है कि द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इक्विलैटरल एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, उसके तीनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और याद रखें, ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो है वो कितने होते हैं? 60 60 60। साइड्स फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, या अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, एंगल्स वही रहेंगे 60 60 60। ये इनमें रेशो है, साइड्स की लेंथ सेम होगी तो एंगल भी एक जैसा होगा, और यही इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हमेशा तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं? 60 60 60।